1990 का दशक, जब मुंबई बम्बई के नाम से जाना जाता था, आए दिन न्यूज पेपरों में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन सुर्खियों में होती थी। और हो भी क्यों ना, जिस प्रकार से जंगल में शिकार की तादाद ज्यादा हो जाती है तब वहां शिकारी पनपने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार से बॉलीवुड में पैसे की अधिकता होने के कारण कुछ अंडरवर्ल्ड जैसे गिरोह हफ्ता वसूलने के लिए पनपने लगे थे। और 90 का दशक आते आते गुलशन कुमार जैसे भी कुछ मेहनती चेहरे टी सीरीज म्यूजिक कंपनी की स्थापना कर चुके थे और म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह बन चुके थे। तो जाहिर सी बात है, बॉलीवुड में इतना शोहरत कमाने के बाद अब अंडरवर्ल्ड का नजर गुलशन कुमार पर भी था। और नजर को नजर लगाने में कहीं ना कहीं गुलशन कुमार के ही एक संगीतकार नदीम श्रवण की जोड़ी में से नदीम का भी हाथ माना जाता है, क्योंकि नदीम और गुलशन कुमार की कुछ आपसी काम को लेकर रंजिश थी। इधर दाऊद इब्राहिम मुंबई के सबसे बड़े अंडरवर्ल्ड डानों में शुमार था, जो कि स्मगलिंग के साथ साथ फिरौती भी वसूला करता था। और बॉलीवुड में फिरौती वसूलने के लिए उसने जिम्मा आबू सालेम को दे रखा था। तो अब आबू सालेम की नज़र से टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार कैसे बच सकते थे? और जो रही कसर थी उसको नदीम ने पूरी कर दी थी। और फिरौती के रूप में आज से लगभग 26 साल पहले 1997 के दशक में गुलशन कुमार से अबू सालेम के द्वारा 10 करोड़ की रकम मांगी जाती है, जो कि आज के तादाद में मुद्रास्फीति हो जाने के कारण, यानी कि पैसे की क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण लगभग 35 से 40 करोड़ कहलाएंगे। यह वह दौर था जब तनख्वाह के रूप में 50,000 की जगह 5,000 मासिक वेतन हुआ करता था। आबू सालेम के इतने ज्यादा मांग को देखकर गुलशन कुमार अग्रेसिव हो जाते हैं। और अग्रेसिव होना स्वाभाविक था, क्योंकि आपके मेहनत के रुपयों से चंद रुपए ही कोई हफ्ते के रूप में मांगे तो आप अग्रेसिव हो जाएंगे। इसी प्रकार से वहां पर गुलशन कुमार का भी व्यक्तित्व होता है। और आबू सालेम को गुलशन कुमार झिड़क देते हैं और कहते हैं कि इतना ज्यादा पैसों का मैं माँ वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। गुलशन कुमार माँ वैष्णो देवी के परम भक्त थे और आज भी गुलशन कुमार के परिवार के द्वारा माँ वैष्णो देवी में भंडारा चलता है। और लगभग 4 दिनों बाद 9 अगस्त 1997 को पुनः गुलशन कुमार को अबू सालेम का कॉल आता है और पुनः पैसे की मांग की जाती है। और पुनः अबू सालेम की बात नहीं बन पाती। तब अबू सालेम कहता है, तुम अंडरवर्ल्ड को हल्के में ले रहे हो और तुमने अभी तक पुलिस को भी नहीं बताया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो अपने जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। इतना कहने के बाद अबू सालेम फोन काट देता है और अपने गुर्गों को लेकर एक बड़ी प्लानिंग की तैयारी शुरू कर देता है, जिसमें कहीं ना कहीं नदीम का भी नाम आता है कि उस मीटिंग में नदीम भी बैठा था। अब तारीख होता है 12 अगस्त 1997, जब गुलशन कुमार रोज की तरह पूजा की थाली लेकर अपने लाल कार में अपने ड्राइवर रूपचंद्र के साथ शिव मंदिर जाते हैं पूजा करने, लोखंडवाला में ही, जहां पर वह निवास करते थे, जो कि अंधेरी वेस्ट इलाके में आता है। और जब पूजा करके मंदिर से बाहर निकलते हैं तब उनके कनपटी पर पीछे से कोई बंदूक रख देता है। तो गुलशन कुमार कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? तो उधर से जवाब आता है कि अब बहुत पूजा कर लिया, अब ऊपर जाकर पूजा करना। और एक फायर करता है वह व्यक्ति, लेकिन वह गोली गुलशन कुमार के कान को छूकर निकल जाती है। लेकिन गुलशन कुमार वहीं पर गिर जाते हैं और घिसटते घिसटते वहीं पर नजदीक घरों में मदद मांगना शुरू कर देते हैं। बताया जाता है एक महिला भी थी जिसने दरवाजा देखकर बंद कर लिया था। और दूसरे घरों में भी गुलशन कुमार ने मदद मांगी थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। और जब वह टॉयलेट के पास घिसटते घिसटते पहुंचते हैं तो वहां पर पहले से ही 2 व्यक्ति खड़े थे और वह व्यक्ति लगातार 16 गोली गुलशन कुमार के पीठ और गर्दन पर मारते हैं। गुलशन कुमार अपने आप को बचा पाते वह वहीं पर धराशायी हो जाते हैं। और जब उनका ड्राइवर रूपचंद्र विरोध में उन शूटरों को पूजा की कलश मारता है तो वह शूटर रूपचंद्र के पैर में गोली मार देते हैं। और वह तीनों शूटर बगल में ही खड़ी टैक्सी के ड्राइवर से टैक्सी छीनकर भाग जाते हैं। और लगभग आधे घंटे में पुलिस पहुंचती है और गुलशन कुमार को कपूर अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन उन्हें वहां पर मृत घोषित कर दिया जाता है। और एक इंटरव्यू पर अंडरवर्ल्ड का ही डॉन छोटा राजन साफ करता है
कि गुलशन कुमार हत्याकांड में अबू सालेम का हाथ था और यह सब दाऊद के इशारे से हुआ था। क्या पुलिस कार्रवाई करके गुलशन कुमार को बचाया जा सकता था? क्या 1997 में 10 करोड़ की रंगदारी मांगनी उचित थी? क्या नदीम का गुलशन कुमार की हत्याकांड में कहीं ना कहीं हाथ था? इन सभी बातों को कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा। आपका यही कमेंट मेरे वीडियो बनाने की मेहनत को पूरा कर देगा। तो आपके दोस्त, आपके होस्ट आशीष लाइव मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।